नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ प्रदीप सर को। प्रदीप सर हमें बताएंगे कि एज अ रेडियोग्राफर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रदीप सर, अगर हम एक रेडियोलॉजी रूम में एंटर करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं हमारे रेडियोग्राफर साथियों को? जी बिल्कुल। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार @हाफ इंजीनियर प्रदीप से। बिल्कुल सही और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। हम जब कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेनिंग पर्पज़ से जाते हैं, तो हमने बहुत बारी देखा है कि बहुत सारी छोटी-छोटी ऐसी मिस्टेक्स हैं, जो रेडियोग्राफर करते हैं, जिनका नुकसान उनको खुद को और पेशेंट को, दोनों को होता है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे ज़रूर शेयर करूँगा यहाँ पे, जो रेडिएशन से रिलेटेड है। हो सकता है कुछ हर हॉस्पिटल का अपना एक प्रैक्टिस होता है, उस चीज़ पे हम नहीं जाएँगे। हमारा मेन फ़ोकस रहेगा कि कैसे हम रेडिएशन सेफ्टी हम करें। सपोज़ मैं एक रेडियोग्राफ़र हूँ, सबसे पहले जब मैं अपने हॉस्पिटल में गया हूँ, जाते ही मैं अपना टीएलडी बैज, जो कि मेरा एक रेडिएशन फ्री एरिया में रखा हुआ है, उसे लेता हूँ। इसमें हमेशा मैं ध्यान रखता हूँ कि नाम मेरा ही हो उसके ऊपर, मैं साथी का यूज़ नहीं करूँगा। साथी का अगर हम यूज़ करते हैं तो कल क्या होगा कि रेडिएशन मैंने खाया है और वो रिफ्लेक्ट होगा साथी के यहाँ पे, तो उससे उनका डाटा खराब होगा। साथ में वो मेंटली हरास भी हो सकते हैं कि मुझे ज़्यादा रेडिएशन लगा है और कल को उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम रेडिएशन से मॉनिटरिंग टूल टीएलडी बैज थर्मोलुमिनस डोजीमीटर हम अपनी चेस्ट लेवल के ऊपर लगाते हैं। सिमिलर उसके बाद में हम एक्सरे रूम में जाते हैं, जाके एक बारी मशीन को, सिस्टम को ऑन करके देखते हैं कि सारे फंक्शंस नॉर्मली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक बेसिक चीज़ जो होती हैं, आपके पास में एक्सरे फिल्में हैं कि नहीं है, या दूसरी चीज़ें, वो आप बेसिक चेक करते हो। देन आप पेशेंट्स का स्कैनिंग के लिए बुलाना स्टार्ट करते हो। सपोज आपके पास में पहला पेशेंट जब आया है, जैसे ही पेशेंट आया, सपोज उसका एक चेस्ट एक्सरे आपने करना है, आप उसे चेस्ट एंड के पास में लेके जाते हैं। वर्टिकल बकी चेस्ट एंड, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहो, तो आप चेस्ट एंड के पास में लेके जाते हो। जब पेशेंट चेस्ट एंड के ऊपर चला गया है, आप उसको पोजीशन करते हो। पोजीशन के साथ साथ में सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि कोई जो उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है, उसकी वजह से कोई आर्टिफैक्ट्स तो नहीं आएगा। अगर ऐसा लगता है तो आप सबसे पहले उनका ड्रेस चेंज करवाएं। ओके। ऐसा करवाने का बेनिफिट क्या होगा कि उस पर्टिकुलर पेशेंट का 2 बारी एक्सरे नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है। दिखने में ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन रेडिएशन के मामले में ये बहुत बड़ी बात है। कोलिमेट करने के बाद में आप डोज डिसाइड करते हो एज पर रेडियोग्राफी चार्ट। यहाँ पे आप कोशिश करो हमेशा अलारा रूल फॉलो करो। बिल्कुल। जब आप अलारा रूल फॉलो करते हो, आपने एक्सपोजर कर लिया है, पेशेंट एक्सपोजर के टाइम पे आप हमेशा ध्यान रखें आपका जो मेन डोर है एक्सरे रूम का, वो क्लोज हो, ताकि कोई पेशेंट या कोई पर्सन ड्यूरिंग एक्सपोजर टाइम अंदर ना आए और उसको कोई स्कैटर्ड रेडिएशन ना लगे। साथ साथ में आप ये भी ध्यान रखो, आप अपनी सेफ्टी, आपका जो एक्सरे रूम है उसके अंदर सेपरेट वर्क स्टेशन है, सो उन दोनों के बीच में सेफ्टी प्रिकॉशंस होना बहुत ज़रूरी है। आप ये सेफ्टी प्रिकॉशंस आप वाल से कर सकते हो। वाल थिकनेस मिनिमम 9 इंच का होना बहुत ज़रूरी है। आप ये लेड बैरियर से कर सकते हो। अगर आपका वाल का थिकनेस 9 इंच नहीं है, उससे कम है, तो आप उसके ऊपर लेड लाइनिंग करवा सकते हो। इजीली अवेलेबल है। पेशेंट को देखने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं आपने पोजीशन बनाई, आप वापस रूम में गए, कंसोल रूम में गए, जब तक पेशेंट हिल गया। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसके अंदर लेड ग्लास विंडो का यूज़ कर सकते हैं। लेड ग्लास विंडो का साइज कोई भी हो सकता है। आप एक 1x1, 2x2, 3x2, 4x2, 4x3 कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं इन टर्म्स ऑफ फीट में बता रहा हूँ। और जो लेड बैरियर है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए सर? एज पर AERB गाइडलाइंस के हिसाब से 1.7 mm का होना चाहिए। ओके। और सेम चीज़ें रूम के लिए भी है। जब आपका जो इंट्रेंस डोर है एक्सरे रूम का, वो भी लेड लाइनिंग होना चाहिए। साथ में इसका डिसीजन जो है कि भाई कितना थिकनेस होना चाहिए, यूजुअली हर RSO बोलता है कि 1.5 1.7 इज सफिशिएंट, बिकॉज रूम का साइज बड़ा है। तो
जो आपकी जो दीवार्स हैं, वॉल्स हैं, ये भी हमेशा मिनिमम 9 इंच होनी चाहिए। अगर 9 इंच से कम है तो आपको लेड लाइनिंग करवाना चाहिए, सेफ्टी ऑफ पब्लिक। समटाइम ये भी होता है कि दीवार के ठीक बैक साइड में आपके सीनियर डॉक्टर का ही रूम हो, पूरा दिन आप इधर एक्सरे कर रहे हैं और डोज वो खा रहे हैं, तो वो गलत हो जाता है। जी। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सर हम जैसा कि मैंने इसके पहले आपसे सवाल किया था कि टेक्नीशियन को प्रिकॉशन कितने मंथ तक लेना चाहिए आफ्टर हाई एक्सपोजर ही गॉट। जी। सो जब कभी आप अपना टीएलडी बैच यूज़ करते हैं, ये डाटा आपका रेस्पेक्टिव लेबोरेटरीज में जाता है, जो कि ARB ऑथोराइज्ड लेबोरेटरीज है। आई थिंक इंडिया में 4 हैं। जैसे कि अगर मैं दिल्ली से आता हूँ तो हमारा जो है अल्ट्राटेक लेबोरेटरीज के अंडर में दिल्ली सराउंडिंग एरिया है, दिल्ली, यूपी एंड ये सभी, तो वो अल्ट्राटेक लेबोरेटरीज में होता है। अल्ट्राटेक लेबोरेटरीज ARB अप्रूव्ड लैब है जो डाटा मेंटेन करती है। हाँ, सेम मुंबई एंड वेस्ट रीजन के लिए रेनेंटेक है। रेनेंटेक है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जब डाटा आपका वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो वो लोग क्रॉस चेक करते हैं कि 3 महीने का, 1 साल का और 5 साल का, उनके पास 3 तरह के कंपैरिजन होते हैं। आपका किसी भी महीने में 10 मिली सीवर्ट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। डोज जो है ओवरऑल उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, और किसी भी 5 साल के टाइम पीरियड को X ईयर टू Y ईयर, कोई भी 5 साल के, वो 30 मिली सीवर्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस अगर ज़्यादा होता है तो सबसे पहला जो है आपको रेडिएशन एरिया जो है, रेडिएशन वर्किंग एरिया जो है, उससे आपको डिस्टेंस बनाना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस ARB के साइड से भी मिल जाती हैं आपको, हॉस्पिटल भी जानता है। बट इसमें एक चीज़ मैं फिर से ऐड करना चाहूँगा, कुछ रेडियोग्राफर यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि जो TLD बैच जो है उसका डाटा होता ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के TLD बैच को एक्सरे पे डायरेक्ट रख देते हैं और प्राइमरी रेडिएशन देते हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद में जो रिपोर्ट आती है वो एकदम क्वाइट हाई होती है, और उसका जो रीजन जो है रेडियोग्राफर को और ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, दोनों को देना पड़ता है। जी। सर TLD बैच लगाने के सही तरीके क्या है? TLD बैच पहले तो 2 तरह के से आते हैं, एक रिस्ट का आता है और एक चेस्ट का आता है। रिस्ट का ज़्यादातर जो कैथलैब में जो होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो हाथ है वो रेडिएशन एरिया के बीच में होता है, प्राइमरी रेडिएशन के बीच में होता है। और जो रेस्ट ऑफ जितने भी रेडियोग्राफर्स हैं वो सभी TLD बैच को हमेशा चेस्ट लेवल पे लगाते हैं। और अगर आपको लेड एप्रन पहनना पड़ रहा है तो लेड एप्रन आप हमेशा TLD बैच के ऊपर से पहनेंगे, TLD बैच को लेड एप्रन के ऊपर नहीं पहनेंगे, ये हमेशा नीचे ही होना चाहिए। जी। तो सर जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि प्रिकॉशन आफ्टर हाई एक्सपोजर क्या लेना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले तो आप डेली बेसिस पे आप किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, सबसे पहली बात। और हेल्दी फूड, रेडिएशन एरिया की भी बात नहीं है, आपको डेली बेसिस पे खाना ही चाहिए हेल्दी फूड्स, पॉइंट नंबर 1। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, रेडिएशन जो है आपके बॉडी सेल्स को डैमेज करता है। जब आप ज़्यादा डोज कैप्चर कर लेते हो तो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आपका हैंड है, आपका स्किन है, स्किन का कोई हेड हो गया या जो भी है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इम्पैक्ट्स आते हैं। तो हो सकता है वहाँ जो ऑर्गन है वो फ्यूचर में जाके फेलियर भी हो जाए। तो इस चीज़ से बचने का बढ़िया तरीका है आप डेली बेसिस पे संतुलित आहार लें, और जो फूड है आपका उसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन साथ में हो। जैसे आपने फूड की बात की, तो फूड में हमें क्या क्या ये लेना चाहिए? जैसे फल में हो गया या फिर सब्जियों में हो गया, इसमें क्या क्या हमें ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए या डेली बेसिस पे खानी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। जो भी फूड जिससे आपको ज़्यादा हाई प्रोटीन मिल रहा है आप उसको इनटेक करें। वो आपकी जितनी सेल्स जो डैमेज हो रही हैं उसको मल्टीप्लाई में रीजनरेट कर देगा। तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, एंटी एजिंग, हेयर लॉस, और किसी पर्टिकुलर एरिया पे जब डोज ज़्यादा लगता है तो वो रेडनेस होके ब्लैकिश हो जाता है, उन सभी को रिकवर कर देगा। ठीक है सर,
अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया मोबाइल फिक्स एक्सरे। जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई कि फिक्स एक्सरे पे काम करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी। तो सेम आप मोबाइल एक्सरे के बारे में भी बता सकते हैं कि मोबाइल एक्सरे यूज़ करते टाइम पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं मोबाइल एक्स-रे की, तो हमें वार्ड में जाना पड़ता है। तो वार्ड में ऑलरेडी मल्टीपल पेशेंट्स होते हैं, डिपेंड अपॉन वार्ड की स्ट्रेंथ क्या है, 20 पेशेंट का है, 50 पेशेंट का है। तो सारे पेशेंट का जो बेड है वो नज़दीक-नज़दीक में होता है। Yes. तो सबसे पहले हमें खुद को और साथ-साथ में सभी को बचाना है। बिल्कुल। तो खुद को बचाने के लिए अगर हम बात करें, तो आप उस केस में हमेशा लेड एप्रन पहनें, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी भी किसी भी कंपनी का मोबाइल एक्स-रे यूनिट होगा, तो उसके साथ में ना हैंड स्विच होता है, और हैंड स्विच में रिट्रैकेबल कॉर्ड होती है, जिसको आप लेके, वो कॉर्ड की लेंथ 1.5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर तक आती है। आप उसे यूज़ करें, डिस्टेंस बनाएं, लेड एप्रन आपने साथ में पहन रखा है, तब आप एक्सपोजर करें। सो आप सेफ रहेंगे। दूसरा, उस पर्टिकुलर आईसीयू वार्ड में अगर सिस्टर इंचार्ज एंड सीनियर डॉक्टर्स वगैरह हैं, उनको इंटीमेट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ इतने लेड एप्रन्स नहीं होते हैं कि सभी लोग पहन पाएँ। तो उनको इंटीमेट ज़रूर करें कि मैं अभी एक्सपोजर कर रहा हूँ। एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड से 5 सेकंड का होता है। उतने टाइम के लिए वो भी डिस्टेंस मेंटेन कर लें। ऐसा जो डाटा है रेडिएशन का, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस, उससे 2 गुना ज़्यादा ये कम फैलता है। जी। आप जितना रेडिएशन एरिया के नज़दीक होगे, उतना स्कैटर्ड रेडिएशन ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम लगेगा। तो उस केस में बाकी जो स्टाफ है, जो परमानेंट वहाँ रहता है, उनको 100% हमें इंटीमेट कर देना चाहिए कि आप डिस्टेंस कर लीजिए, मैं एक्सपोजर कर रहा हूँ। तो इससे आप और आपका जो स्टाफ है, वो दोनों ही सेफ रहेंगे। जी। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा और आपके काम का भी होगा। अगर दोनों बात सही हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि अगला टॉपिक किस चीज़ पे हो। धन्यवाद।